आज के इस गहन विश्लेषण में हम एक ऐसी स्थिति को डिकोड करने जा रहे हैं जो सतह पर देखने में तो दो देशों के बीच का एक टकराव लगती है, लेकिन असल में इसने वैश्विक ऊर्जा बाजार की पूरी संरचना को हिलाकर रख दिया है। बिल्कुल हिला दिया है। हम बात कर रहे हैं अमेरिका ईरान युद्ध और उसके नतीजे में भारत में पैदा हो रहे अभूतपूर्व एलपीजी संकट की। हाँ, और इस विषय की गहराई तक जाने के लिए हमने कई बहुत ही प्रतिष्ठित स्रोतों का बारीकी से अध्ययन किया है, जैसे कि द इकोनॉमिक टाइम्स, आर्गस मीडिया, एनडीटीवी, द ट्रिब्यून और द टाइम्स ऑफ इंडिया भी। जी, और साथ में आउटलुक बिजनेस और इंडिया टुडे की ताज़ा रिपोर्ट्स। इन सभी से हमने ताज़ा डेटा और ज़मीनी रिपोर्ट्स इकट्ठा की हैं हमारा मुख्य मिशन आज यही है कि हम इस पूरी जटिल श्रृंखला को समझें कि कैसे हजारों मील दूर मतलब मध्य पूर्व में हो रहा है एक युद्ध सीधे भारत के महानगरों में चल रहे स्थानीय व्यापार को प्रभावित कर रहा है, हमारी ऊर्जा सुरक्षा और हमारी पूरी खाद्य अर्थव्यवस्था को अपने लपेटे में ले रहा है। तो ये कोई सामान्य घटना नहीं है। ये ग्लोबल सप्लाई चेन की उस नाजुक कड़ी के टूटने का मामला है जिस पर पूरी दुनिया टिकी है। देखिए, इस पूरी स्थिति का विश्लेषण करते समय सबसे महत्वपूर्ण बात ये समझना है कि कोई भी क्षेत्रीय संघर्ष अब सिर्फ उसी क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता। बिल्कुल, आज की दुनिया में सब कुछ जुड़ा हुआ है। हाँ, जब हम ऊर्जा बाजार के इस ताने बाने को देखते हैं तो ये स्पष्ट हो जाता है कि दुनिया का एक हिस्सा दूसरे से कितनी गहराई से जुड़ा है। और स्रोतों के डेटा के आधार पर हम कह सकते हैं कि ये संकट केवल गैस की कमी का नहीं है। तो फिर ये किस चीज का संकट है? ये उस लॉजिस्टिक ढांचे के चरमराने का संकट है जिसे दशकों से एकदम सुरक्षित माना जा रहा था। और आगे बढ़ने से पहले एक बात स्पष्ट कर दो। जी बिल्कुल। हमारा उद्देश्य केवल और केवल स्रोतों में दी गई जानकारी का निष्पक्ष और तटस्थ विश्लेषण करना है। हम किसी भी राजनीतिक विचारधारा या देश का समर्थन या विरोध नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, हम केवल उन आर्थिक और रणनीतिक तथ्यों को सामने रख रहे हैं जो इस संकट का मूल कारण है। सही कहा। तो इस चर्चा की नींव रखने के लिए हमें सबसे पहले भारत की अपनी ऊर्जा संरचना को देखना होगा और उसकी आयात निर्भरता के आंकड़ों को भी। हाँ, एनडीटीवी की जो विस्तृत रिपोर्ट है इस पर, वो एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर पेश करती है। एक आम धारणा ये हो सकती है कि भारत ने ऊर्जा के क्षेत्र में बड़े आत्मनिर्भर कदम उठाए हैं, लेकिन एलपीजी के मामले में वास्तविकता कुछ और ही है। वास्तविकता ये है कि भारत अपनी कुल मांग का लगभग 60% हिस्सा आज भी आयात करता है। 60%? मतलब देश की खपत का आधे से ज्यादा हिस्सा विदेशी आपूर्ति पर निर्भर है। लेकिन कहानी सिर्फ इस 60% तक सीमित नहीं है। नहीं, इसका सबसे संवेदनशील हिस्सा तो वो भौगोलिक क्षेत्र है। बिल्कुल, इस भारी भरकम आयात का 80 से 90% हिस्सा केवल एक ही क्षेत्र से आता है, मध्य पूर्व से। हाँ, इसमें मुख्य रूप से सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और कुवैत शामिल हैं। एक ही क्षेत्र पर इतनी भारी निर्भरता ये किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। मैं भी यही सोच रही थी। अगर हम इसे रणनीतिक नजरिए से देखें तो ये एक बहुत बड़ी ढांचागत कमजोरी है, क्योंकि ऊर्जा सुरक्षा का बुनियादी नियम तो विविधीकरण होता है ना। बिल्कुल, अलग अलग स्रोतों पर निर्भर होना। जब कोई भी देश अपनी ऊर्जा जरूरतों का इतना बड़ा हिस्सा केवल एक ही इलाके से मंगाता है तो उस इलाके की राजनीतिक या सैन्य हलचल सीधा असर डालती है। सीधे उस देश की आर्थिक स्थिरता खतरे में पड़ जाती है। और मध्य पूर्व का इतिहास तो दशकों से अस्थिरता का ही रहा है। और अब अमेरिका और ईरान के युद्ध ने उस अस्थिरता को चरम पर पहुंचा दिया है। चुनौती ये नहीं है कि भारत के पास इन देशों से एलपीजी खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। हाँ, चुनौती ये है कि उस गैस को सुरक्षित तरीके से बंदरगाहों तक कैसे लाया जाए, क्योंकि आपूर्ति का पूरा रास्ता ही एक भयंकर युद्ध क्षेत्र बन चुका है। और यहीं पर मेरे लिए एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट था जब हम उस भौगोलिक दृष्टि से सबसे नाजुक हिस्से की बात करते हैं। आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात करें? जी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। आर्गस मीडिया और द ट्रिब्यून के आंकड़ों को देखकर इस संकरे समुद्री रास्ते की अहमियत साफ हो जाती है। ये महज कुछ मील चौड़ा एक समुद्री मार्ग है जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। लेकिन इसके आंकड़े सच में हैरान करने वाले हैं। मध्य पूर्व से निकलने वाला 95%
एलपीजी शिपमेंट इसी एक रास्ते से गुजरता है। 95%? और सिर्फ एलपीजी नहीं, दुनिया का 20% तेल और गैस का पूरा व्यापार इसी चोक पॉइंट पर निर्भर है। ये समझना बहुत दिलचस्प है कि भारत भले ही अपनी गैस ईरान से ना खरीद कर सीधे सऊदी अरब से खरीद रहा हो या कतर से खरीद रहा हो, हाँ, लेकिन उन सभी देशों के जहाजों को बाहर निकलने के लिए इसी एक दरवाजे से गुजरना पड़ता है। और अगर वो दरवाजा ही युद्ध की चपेट में है तो सप्लायर कोई भी हो, गैस बाहर आ ही नहीं सकती। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण ढांचागत वास्तविकता है। सप्लायर आपका सबसे भरोसेमंद साझेदार हो सकता है, लेकिन रास्ता ही सुरक्षित नहीं है तो क्या फायदा। बिल्कुल, वो साझेदारी किसी काम की नहीं रहती। इस समय खाड़ी से गुजरने वाली जहाजों के लिए स्थिति बेहद जटिल है। हम केवल मिसाइल हमलों या नौसैनिक नाकेबंदी की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, व्यापारिक जहाजों के लिए सबसे बड़ी बाधा अब आर्थिक रूप ले चुकी है। शिपिंग इंश्योरेंस। हाँ, शिपिंग इंश्योरेंस। समुद्री व्यापार में इंश्योरेंस का ये पहलू अक्सर चर्चाओं से बाहर रहता है, जबकि ये सबसे अहम है। जाहिर है, जब किसी समुद्री मार्ग को वॉर जोन घोषित कर दिया जाता है तो जहाजों का बीमा करने वाली कंपनियां जो प्रीमियम वसूलती हैं वो कई गुना बढ़ जाता है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अरबों डॉलर के क्रायोजेनिक जहाज हैं और उन पर बेहद ज्वलनशील ईंधन लदा है। तो कोई भी बीमा कंपनी बिना भारी भरकम प्रीमियम के उन्हें कवर नहीं करेगी। कई बार तो बीमा कंपनियां ऐसे उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में जाने वाले जहाजों को कवर देने से ही पूरी तरह इनकार कर देती हैं। और जब इंश्योरेंस की लागत आसमान छूने लगती है तो शिपिंग कंपनियों के लिए उस मार्ग से व्यापार करना आर्थिक रूप से अव्यावहारिक हो जाता है। इसी भयंकर अस्थिरता और अत्यधिक लागत के कारण कुछ सप्लायर्स ने क्या किया है, उन्होंने अपना निर्यात ही अस्थायी रूप से रोक दिया है या बहुत कम कर दिया है। कोई भी व्यावसायिक कंपनी अपने जहाजों और क्रू की जान को इतने बड़े जोखिम में नहीं डाल सकती। इसका सीधा परिणाम ये हुआ है कि एलपीजी के वैश्विक टैंकरों की आवाजाही बाधित हो गई है। पूरी सप्लाई चेन बुरी तरह से चरमरा गई है। और इस चरमराई हुई सप्लाई चेन का असर अब कागजों से निकलकर जमीन पर दिख रहा है। भारत के शहरों में हाँ, द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट भारत के महानगरों की बहुत ही चिंताजनक तस्वीर पेश करती है। हम केवल पारंपरिक होटलों की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, आज के समय में शहरी खाद्य अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा क्लाउड किचन मॉडल पर चलता है, जो पूरी तरह से डिलीवरी पर निर्भर है, जिनका टर्नओवर बहुत तेज होता है और वो पूरी तरह कमर्शियल गैस सिलेंडरों पर आश्रित होते हैं। तो जब कमर्शियल गैस की सप्लाई रुक जाती है तो इन क्लाउड किचन्स का पूरा बिजनेस मॉडल ही ढहने लगता है। क्लाउड किचन और फूड फैक्ट्रियों का ये उदाहरण इस बात को गहराई से समझाता है कि मैक्रो इकोनॉमिक झटके माइक्रो इकोनॉमिक स्तर पर कैसे काम करते हैं, क्योंकि इन व्यवसायों का मार्जिन बहुत सीमित होता है और ये भारी मात्रा में उत्पादन पर निर्भर होते हैं। जब एलपीजी जैसी बुनियादी चीज की कमी हो जाती है तो ये केवल मेन्यू में कुछ डिशेस कम करने तक सीमित नहीं रहता, ये पूरे ऑपरेशंस को बंद करने की नौबत ला देता है। ऐसे व्यवसायों के पास गैस को बड़े पैमाने पर स्टोर करने की जगह भी नहीं होती। वो रोजमर्रा की सप्लाई पर निर्भर होते हैं, इसलिए सप्लाई चेन में कुछ दिनों की रुकावट भी उनके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। हाँ। टीओआई की रिपोर्ट में ये भी जिक्र है कि कई रेस्टोरेंट्स अब मजबूरी में ऐसे विकल्पों की तरफ जा रहे हैं जहां कम गैस की खपत हो। लेकिन बड़े पैमाने पर यह संभव नहीं है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास देखने को मिलता है। वो क्या? एक तरफ कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सेक्टर में गैस के लिए त्राही त्राही मची है, हाँ। वहीं दूसरी तरफ आम घरों में घरेलू गैस सिलेंडरों की वैसी किल्लत अभी तक सामने नहीं आई है। ऐसा नहीं है कि घरेलू एलपीजी किसी अलग सुरक्षित रास्ते से आ रही है। इसके पीछे एक बहुत ही सोची समझी नीतिगत रणनीति काम कर रही है। द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने एक आपातकालीन प्रायोरिटी पॉलिसी लागू की है। ये प्रायोरिटी पॉलिसी क्या है? संकट के समय सरकारों को एक तरह का ट्रायज करना पड़ता है। मतलब ये तय करना कि सीमित संसाधन सबसे पहले किसे मिलेंगे। बिल्कुल। इस समय की प्राथमिकता नीति पूरी तरह से घरेलू उपभोक्ताओं को सुरक्षित रखने पर केंद्रित है। जो भी सीमित गैस आ रही है या जिसका घरेलू उत्पादन हो रहा है, उसे सीधे घरों की रसोई तक पहुंचाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। इसका सीधा अर्थ यह है कि कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सेक्टर की सप्लाई में भारी कटौती की गई है, ताकि उस गैस को घरेलू क्षेत्र की तरफ मोड़ा जा सके। ये तो एक तरह से अर्थव्यवस्था के एक हिस्से को बचाए रखने के लिए दूसरे हिस्से को जोखिम में डालने जैसा है। हाँ, आम घरों में अभी पैनिक की स्थिति इसलिए नहीं है क्योंकि व्यवसाय और उद्योग जगत उस कमी का पूरा बोझ उठा रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये व्यवस्था कितनी टिकाऊ है? ज्यादा समय तक नहीं। आउटलुक बिजनेस का डेटा इस स्थिति की गंभीरता को और स्पष्ट करता है। फरवरी 2026 के आंकड़ों के अनुसार भारत ने कुल
2.03 मिलियन टन एलपीजी का आयात किया था। और उसमें से 1.66 मिलियन टन गैस सिर्फ खाड़ी देशों से आई थी। जब इतनी बड़ी मात्रा में सप्लाई लाइन बाधित होती है तो आप घरेलू क्षेत्र को बचाने के लिए कमर्शियल क्षेत्र से गैस कब तक खींच सकते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि इस तरह के फैसले केवल अस्थायी राहत दे सकते हैं। ये कोई दीर्घकालिक समाधान नहीं है। और यहीं पर इस पूरी स्थिति का एक और खतरनाक पहलू सामने आता है, कीमतों का वैश्विक उछाल। बिल्कुल। जब भी किसी कमोडिटी की सप्लाई लाइन युद्ध के कारण बाधित होती है तो बाजार में सट्टेबाजी या स्पेक्यूलेशन हावी हो जाती है। हर खरीदार भविष्य की किल्लत को लेकर डरा रहता है और वर्तमान में ज्यादा से ज्यादा माल सुरक्षित करना चाहता है। इसके साथ जब वो महंगे शिपिंग इंश्योरेंस की लागत जुड़ जाती है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एलपीजी के दाम बेतहाशा बढ़ने लगते हैं। और चूंकि भारत अपनी जरूरत का 60% हिस्सा आयात करता है, तो इस मूल्य वृद्धि का सीधा असर भारत के आयात बिल पर पड़ता है। जब आयात बिल तेजी से बढ़ता है तो विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव आता है और अर्थव्यवस्था में एक व्यापक मुद्रास्फीति या महंगाई का चक्र शुरू होने की आशंका बढ़ जाती है। ऊर्जा क्षेत्र के विशेषज्ञों का एक बहुत ही तकनीकी विश्लेषण इस संकट की एक और परत खोलता है। हाँ, अक्सर लोग एलपीजी संकट की तुलना कच्चे तेल या क्रूड ऑयल के संकट से करते हैं। लेकिन विश्लेषण बताता है कि युद्ध जैसी स्थितियों में एलपीजी कच्चे तेल की तुलना में कहीं ज्यादा संवेदनशील या वल्नरेबल है। इस अंतर को समझना इस पूरे संकट की चाबी है। क्योंकि कच्चे तेल के मामले में अगर मध्य पूर्व में कोई समस्या आती है, कच्चे तेल को दुनिया के किसी भी हिस्से से एक सामान्य ऑयल टैंकर में भरकर लाया जा सकता है। उसे स्टोर करना भी आसान है और ज्यादातर देशों के पास विशाल सामरिक पेट्रोलियम भंडार होते हैं। लेकिन एलपीजी का पूरा लॉजिस्टिक ढांचा पूरी तरह से अलग और बेहद जटिल है। एलपीजी को समुद्र के रास्ते लाने के लिए विशेष प्रेशराइज्ड क्रायोजेनिक जहाजों की आवश्यकता होती है। जब हम क्रायोजेनिक जहाजों की बात करते हैं तो इसका मतलब है ऐसे विशेष टैंकर जो गैस को अत्यधिक ठंडे तापमान पर तरल अवस्था में सुरक्षित रख सकें। हाँ, और दुनिया भर में इन विशिष्ट जहाजों की संख्या बहुत सीमित है। यानी अगर मध्य पूर्व का रास्ता बंद हो जाता है तो आप रातों रात किसी दूसरे देश से एलपीजी नहीं मंगा सकते, क्योंकि आपके पास उसे ट्रांसपोर्ट करने के लिए उस खास तरह के जहाजों का बेड़ा ही उपलब्ध नहीं होगा। और यही वो बिंदु है जहां एलपीजी की सप्लाई चेन कच्चे तेल से कहीं ज्यादा नाजुक साबित होती है। अगर भारत अमेरिका या किसी दूर के देश से एलपीजी मंगाने का फैसला करता भी है तो उन क्रायोजेनिक जहाजों को वहां तक पहुंचने, लोड होने और वापस भारत आने में जो अतिरिक्त समय लगेगा, वो पूरी सप्लाई चेन के चक्र को बिगाड़ देगा। लंबी दूरी का मतलब है परिवहन लागत में भारी वृद्धि और जहाजों की उपलब्धता में और ज्यादा कमी। इसलिए एलपीजी के मामले में वैकल्पिक स्रोतों की तरफ जाना एक बहुत बड़ी लॉजिस्टिक चुनौती है। इन सभी जटिलताओं के बीच ये जानना भी जरूरी है कि जमीनी स्तर पर क्या रणनीतियां अपनाई जा रही हैं। इंडिया टुडे और द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट्स इस बात पर रोशनी डालती हैं कि सरकार और ऊर्जा कंपनियां इस झटके को कम करने के लिए क्या आपातकालीन कदम उठा रही हैं। इंडिया टुडे के अनुसार सबसे पहला और तात्कालिक कदम ये उठाया गया है कि देश की सभी पेट्रोलियम रिफाइनरियों को एलपीजी का घरेलू उत्पादन अपनी अधिकतम क्षमता तक बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि हर रिफाइनरी की अपनी एक तकनीकी सीमा होती है। वो रातों रात आयात की 60% कमी को पूरा तो नहीं कर सकती, लेकिन ये कदम सिस्टम में कुछ अतिरिक्त तरलता जरूर ला सकता है। रिफाइनरियों का उत्पादन बढ़ाना आवश्यक है, लेकिन द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट में एक दूसरी रणनीति का भी जिक्र है। संसाधनों के पुनर्वितरण या रीएलोकेशन की रणनीति, जो कहीं ज्यादा आक्रामक है। सरकार गैस की सप्लाई को गैर जरूरी या कम महत्वपूर्ण उद्योगों से हटाकर ज्यादा आवश्यक क्षेत्रों की तरफ मोड़ रही है। इसे इस तरह समझा जा सकता है कि जो उद्योग सीधे तौर पर आम जनजीवन की बुनियादी जरूरतों से नहीं जुड़े हैं, उन्हें अपनी गैस की खपत कम करने को कहा जा रहा है या किसी अन्य ईंधन पर जाने के लिए कहा जा रहा है। और वहां से बचाई गई गैस को प्राथमिकता के आधार पर घरों की रसोई गैस और परिवहन क्षेत्र में सीएनजी के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। ये एक सर्वाइवल रणनीति है। अर्थव्यवस्था के उस हिस्से को सबसे पहले सुरक्षित करना जो सीधे तौर पर सामाजिक स्थिरता से जुड़ा है। इसके साथ ही कूटनीतिक स्तर पर नए सप्लायर्स जैसे अमेरिका, रूस और अफ्रीकी देशों के साथ बातचीत तेज की जा रही है, ताकि भविष्य की सप्लाई सुनिश्चित की जा सके, भले ही वो महंगी क्यों ना हो। ये सारी रणनीतियां अपनी जगह हैं, लेकिन एक सवाल जो इस पूरे परिदृश्य पर भारी पड़ता है वो ये है कि अगर ये सैन्य संघर्ष और अधिक भीषण हो जाता है तो क्या होगा। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से अनिश्चित काल के लिए बंद हो जाता है तो उसका व्यापक आर्थिक प्रभाव क्या होगा। अगर वो चोक पॉइंट पूरी तरह से बंद हो जाता है तो इसके परिणाम किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेंगे।
सबसे पहला असर तो उस घरेलू गैस पर पड़ेगा जिसे अभी तक सुरक्षित रखा गया है। सप्लाई में अत्यधिक कमी के कारण सिलेंडरों की कीमतें इस स्तर तक बढ़ सकती हैं जिसका अंदाजा लगाना अभी मुश्किल है। औद्योगिक क्षेत्र की बात करें तो जो गैस उन्हें अभी कम मात्रा में मिल रही है वो पूरी तरह बंद हो सकती है, जिससे कई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ठप पड़ जाएंगी। और इसका सबसे भयानक असर खाद्य अर्थव्यवस्था पर देखने को मिलेगा। जब खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों और बड़े कमर्शियल किचन्स के पास ईंधन नहीं होगा तो उत्पादन लागत बेतहाशा बढ़ जाएगी, जो अंततः खाद्य पदार्थों में एक बहुत बड़ी महंगाई के रूप में सामने आएगी। संक्षेप में कहें तो ये पूरे देश के लॉजिस्टिक और सप्लाई ढांचे के लिए एक अभूतपूर्व संकट होगा। इन तमाम रिपोर्ट्स और डेटा पॉइंट्स का गहराई से विश्लेषण करने के बाद जो तस्वीर उभरती है वो एक चेतावनी है। आज की इस चर्चा में हमने स्पष्ट रूप से देखा कि कैसे भौगोलिक दूरियां अब अर्थव्यवस्थाओं को सुरक्षित नहीं रख सकती। एक क्षेत्रीय भू राजनीतिक संघर्ष और लॉजिस्टिक्स में आई रुकावट किस तरह रातों रात एक वैश्विक ऊर्जा संकट बन जाती है, जो सीधे शहरों की सड़कों, रेस्टोरेंट और अंततः घरों की रसोई तक पहुंच जाता है। हमने इस पूरी चर्चा के दौरान सभी पक्षों और तथ्यों को बिना किसी पूर्वाग्रह के सामने रखने का प्रयास किया है, ताकि ये स्पष्ट हो सके कि ये मामला केवल विदेशी नीति का नहीं है, ये हमारी रोजमर्रा की ऊर्जा सुरक्षा का है। इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा निष्कर्ष यही है कि हमारी आधुनिक वैश्विक व्यवस्था का लॉजिस्टिक ढांचा कितना नाजुक है। एलपीजी का ये संकट इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि दुनिया के एक कोने में सप्लाई लाइन में आई एक छोटी सी दरार भी पूरे विश्व के बाजारों में झटके महसूस करा सकती है। ये संकट हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि महत्वपूर्ण ऊर्जा संसाधनों के लिए केवल कुछ ही देशों या किसी एक संकरे समुद्री मार्ग पर अत्यधिक निर्भरता रणनीतिक रूप से कितनी खतरनाक है। जब तक ऊर्जा के विविधीकरण की दिशा में ठोस और दूरगामी कदम नहीं उठाए जाते, तब तक ऐसी भौगोलिक अस्थिरताओं के आर्थिक झटके सहने के लिए तैयार रहना होगा। ये पूरा परिदृश्य इस बात को साफ कर देता है कि ऊर्जा आपूर्ति कोई ऐसा विषय नहीं है जो केवल राष्ट्रीय सीमाओं तक सीमित है। ये सीधे तौर पर तय करता है कि एक शहर कैसे काम करेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था कैसे आगे बढ़ेगी। जिस गैस को एक सामान्य सुविधा मान लिया जाता है, वो कितने नाजुक अंतर्राष्ट्रीय रास्तों और जोखिमों से गुजरकर सुरक्षित रहती है, ये अब किसी से छिपा नहीं है। बिल्कुल। इस विस्तृत चर्चा को समाप्त करते हुए हर किसी के लिए एक बहुत ही अहम सवाल छोड़ना प्रासंगिक होगा। आज हमने देखा कि एलपीजी जैसे बेहद आवश्यक ईंधन के लिए सिर्फ एक चोक पॉइंट पर दुनिया की भारी निर्भरता, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर निर्भरता, किस तरह पूरी खाद्य और व्यावसायिक अर्थव्यवस्था को पंगु बना सकती है। जब बाहरी कारकों पर यह निर्भरता इतनी कमजोर साबित हो रही है, तो क्या भविष्य में ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से आत्मनिर्भर और नए विकल्पों की तरफ नहीं जाना चाहिए, जैसे कि बड़े पैमाने पर रिन्यूएबल और सौर ऊर्जा की तरफ एक निर्णायक और तेज बदलाव? क्या इस तरह के भू राजनीतिक संकट भविष्य की ऊर्जा रणनीतियों को हमेशा के लिए एक नई दिशा दे देंगे? ये एक ऐसा विचार है जो आने वाले समय में ऊर्जा से जुड़ी हर नीति के केंद्र में रहने वाला है। इस गहन विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।